2026 आपके पास क्वेश्चन आया 10 नंबर का। अब इसको तसल्ली से हल करते हैं। अब जरी सी बात है, नॉन करंट एसेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हर नॉन करंट एसेट का सवाल ना हमारा हो जाना चाहिए कम अज कम, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में क्यों ना हो। ठीक है, तो ये सारे सवाल हमने हल करने जो आपके असाइनमेंट के अंदर हैं। लिखा हुआ है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पीएल फॉर द ईयर दिसंबर 2025 इन अकॉर्डेंस विद IFRS, नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। नरेशन का तो पता है ना कि नीचे हमने जिसकी एंट्री पास की है वो लिखने की जरूरत नहीं है। 10 नंबर का सवाल है। तो सबसे पहले हम ऊपर नाम लिखेंगे, ये पेपर की आप प्रेजेंटेशन करेंगे हम। जर्नल एंट्रीज लिख दें या यहां पर डेट लिख देंगे, यहां पर ये भी लिख देंगे फॉर द ईयर। किस साल की हैं? दिसंबर 25 की। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज, मोस्टली मिलियन में गिवन है तो रुपीज इन मिलियन। ये तो हमारा सीधा सीधा फॉर्मेट हो गया। अब सवाल कोई भी है ना, उसको तसल्ली से डील करना है। ठीक है, 2 से 4 अटेम्प्ट के अगर आपके सवाल हो गए ना, आपके इसके सवाल हल होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास लिखा हुआ है जनाब, आपको पता है कोई भी चीज है एडिशनल इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है। द कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फॉर ऑल PPE एक्सेप्ट फॉर द प्लांट एंड मशीनरी दैट इज मेजर्ड यूजिंग द रीवैल्यूएशन मॉडल। कहते हैं सारे कॉस्ट मॉडल पे हैं, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूएशन मॉडल पे। द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट इज ट्रांसफर्ड एनुअली फॉर द रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। Fair value model is used for subsequent measurement for all investment property. It may be assumed that 40% of the cost या fair value of each showroom attributable to land। 10 नंबर का ये सवाल है। चलते हैं, 2 चीजें हैं इसके अंदर। The following information pertain to the Petrol Limited. A warehouse owned by PL was leased out। लीज आउट मतलब किराए पे देना। ऑन 1 जुलाई 2025। कब किराए पे दे रहे हैं? 1 जुलाई 2025 को। और हमारा साल कौन सा है? दिसंबर 25। प्रायर टू दिस डेट द वेयर हाउस वॉज यूज इन PL ऑपरेशन। कहते हैं उससे पहले वो PL के अपने ऑपरेशन में काम आ रहा था। इसका मतलब है पहले वो PPE था, अब वो 40 में जा रहा है। द वेयर हाउस वॉज एक्वायर्ड ऑन 1/1/22 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹400 million and is depreciated using the straight line method over the life of 10 years. The fair value of the warehouse on various date दिसंबर 24, 1 जुलाई 25, दिसंबर 25। पहली बात तो यह है वो पहले PPE में था। और वो कॉस्ट मॉडल पे था या रीवैल्यूएशन मॉडल पे था? कॉस्ट मॉडल पे था। अब सबसे पहले हम इसको लेकर आएंगे, किस डेट की बुक वैल्यू फाइंड करेंगे? जिस दिन ट्रांसफर कर रहे हैं, और ट्रांसफर कर रहे हैं 1 जुलाई को। खरीदा कब था? 1/1 2022 का पूरा साल, 23 का पूरा साल, 24 का पूरा साल। पहले तो 3 साल की डेप्रिसिएशन लेते हैं ना। करो जरा, पहले 3 सालों की डेप्रिसिएशन ले लो। कितने का था? 400 का। रेजिडुअल वैल्यू नहीं बताई हुई, तो 400 को डिवाइड कर दें 10 पे। लैंड तो शोरूम की नहीं है। 40% कॉस्ट फॉर ईच शोरूम। हाँ जी, 400 को किस पे डिवाइड कर दें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें? कितना?
120। अब 400 में से 120 माइनस कर देते हैं, हमारे पास 1125 का शुरू आ गया। 22, 23, 24 हो गया। अब कितना आ गया? 400 में से माइनस करें, मजीद ये अभी 6 महीने डेप्रिशिएट होगा, 20 आ जाएगा। स्ट्रेलियन मेथड है ना, स्ट्रेलियन में 400 को 6 10 पे डिवाइड करेंगे और 6/12 से कर देंगे। ऐसे कितने का बच गया? 260। अब 260 इस दिन हम ना इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, है कॉस्ट मॉडल, फिर भी इसको रीवैल्यू करके ट्रांसफर करेंगे। तो पहले एलिमिनेशन की एंट्री पास करेंगे, फिर रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करेंगे और फिर इसको दे देंगे IS 40। फिर IS 40 का 6 महीने का क्या आ जाएगा? 6 महीने का रीवैल्यू, फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस। अब 260 वाला एसेट हमारा कितने का हो गया? 299 का। 260 वाला एसेट कितने का हो गया? 299 का। तो 260 वाला एसेट 299 का कितने का हो? OCI 299। ठीक होगी बात? चले, सवाल हो गया ये। अब 10 नंबर देखिए, फ्री के थे। सबसे पहले हम 1 जुलाई 2025 को, ये फ्री के मार्क्स जाया कैसे होते हैं ये भी देखना। पहली एंट्री बल क्या पास होगी? डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 से। उसने कहा 2025 की सारी एंट्रीज पास करें, तो इसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं करोगे? 6 महीने की डेप्रिसिएशन तो इस साल की है ना, तो वो 6 महीने की पहले वो एंट्री पास करेंगे। फिर एलिमिनेशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू वेयर हाउस। क्या ये लाइट ऑफ कर दो, बस ये वाली लाइट ऑफ करना। बस ठीक है, या और डार्क करना? ठीक है, अगर मेन चीज सही है कि चले डार्क भी कर देते हैं। चले ओके हो गया यहां तक। आगे नेक्स्ट एलिमिनेशन की क्या एंट्री पास होगी? कितनी अमाउंट है? 120B और 20B 140। ओके हो गया, ज्यादा डार्क तो नहीं हो गया। नेक्स्ट, अब रीवैल्यू भी कर लें। क्या रीवैल्यू करेंगे? तो वेयर हाउस डेबिट, और वेयर हाउस के साथ क्या लिखेंगे? पीपी, क्योंकि अभी तो ये पीपीई है ना, अभी तो ये पीपीई है। अब वेयर हाउस डेबिट पीपीई से, और OCI या रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 39 से। अब इसको दे देते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, वेयर हाउस PPE कितनी अमाउंट से? भला फेयर वैल्यू से 290। डन। नेक्स्ट, एक और एंट्री पास होनी है जी। अब ये 299 से कितने का हो गया? कम हुआ ज्यादा? कितना कम? 49। एंट्री क्या पास करेंगे? फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, और ब्रैकेट में क्या लिखना है? PL टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितनी अमाउंट से? लगता है ज्यादा डार्क हो गया।
डन, आगे चलें। ये हो गया। अब 10 नंबर में अगर इसके 5 नंबर भी हैं तो 5 नंबर तो आपको मिल गया। देख लें इसमें कोई बात पूछने वाली है ना तो पूछें। अब तो ये सवाल वैसे आपने खुद करने थे और अभी भी घर जाकर दोबारा आपने खुद भी करने हैं। क्या चल रहा है? हाँ जी, कोई बात पूछनी है तो पूछ रहे, नहीं आगे चलें। ये सवाल होने वाला था, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे 1 अप्रैल 25 PL acquired a property comprising 3 शोरूम। सारे अभी खरीद रहे हैं, इसका मतलब है बिल्डिंग डेबिट, शोरूम बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि वो PPE है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आपने 1 अप्रैल 2025 को 3 शोरूम खरीदे एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹2700 मिलियन। इसका मतलब है 900 मिलियन का एक शोरूम। ईच शोरूम कैन बी लीज्ड सेपरेटली एंड हैज द यूजफुल लाइफ 15 साल। From 1 April 25, PL is using one showroom for its own operation, while the other 2 showroom immediately leased out. 1 October 2025, one of the leased showroom was taken back by the PL and put to the own use. The fair value of the showroom were various dates. 1 अक्टूबर 2025 को 960 और दिसंबर 2025 को 990। पहली बात तो यह है कि दो शोरूम पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थे और एक शोरूम था PPE। जब हम 1 अप्रैल 2025 की तो पहले एंट्री बनाए ना, वन 4/2025 जब शोरूम खरीदे थे तो एंट्री क्या पास होगी? शोरूम डेबिट। मैं तो कहता हूं 2 दफा शोरूम डेबिट कर दो। एक के साथ लिख दो PPE और एक के साथ लिख दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बैंक या कैश क्रेडिट 2700 से, 900 से और 1800 से पहली एंट्री पास होगी। अलग अलग भी पास कर सकते हो, इकट्ठी एंट्री भी पास कर सकते हो। अब एक शोरूम है हमारा PPE और 2 शोरूम है हमारे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। 6 महीने ठहर के, 6 महीने गुजरे हैं ना 1 अक्टूबर को, हाँ जी 6 महीने ठहर के आपने एक और शोरूम जो रेंट पे दिया हुआ था वापस ले लिया। इसका मतलब है उसको फेयर वैल्यू पर लाकर वापस लेंगे, तो पहले उसको फेयर वैल्यू पे लाएं फिर वापस करें। तो वो था कितने का? 900 का। अब जब इधर आ रहा है तो कितने का हो गया था? 960 का। तो पहले एक फेयर वैल्यू गेन की एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? 1/10/25 शोरूम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, $60 मिलियन से फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट PL 60 मिलियन से फेयर वैल्यू पे ला लिया। लेकिन आपने जिस स्टैंडर्ड में पहले था उस स्टैंडर्ड की एंट्री पास करनी है फेयर वैल्यू की। 16 में था तो 16 वाली एंट्री और 40 में था तो 40 वाली एंट्री। अब दे दें इसको PPE को। शोरूम PPE डेबिट कितनी अमाउंट से बोला? 960 से और शोरूम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट अब साल का एंड हो गया जी, दिसंबर 25। जो तो पड़ा है PPE उसकी डेप्रिसिएशन आएगी और जो पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसका गेन या लॉस आएगा।
क्योंकि वो भी फेयर वैल्यू मॉडल पे है। अगर कॉस्ट मॉडल पे होता तो उसकी भी डेप्रिसिएशन आती। अब डेप्रिसिएशन लेने का भी टेक्निकल तरीका है। यहाँ पहली बात तो यह है कि उसका लैंड एलिमेंट अलग करेंगे, लैंड एलिमेंट अलग करेंगे और डेप्रिसिएशन ले लेंगे। आए जनाब, आपके पास डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? ये लाइफ है, 15 साल लाइफ है। पहले एक शोरूम की बात करते हैं। एक शोरूम की कितना था वो शोरूम? पहले 900 का, उसकी 15 साल लाइफ है, मल्टीप्लाइड बाय 9/12। सॉरी 900 नहीं ना, 900 का 60%, 900 का 60%, उसको 15 पे डिवाइड कर दो और 9/12 से मल्टीप्लाई। कितना? 47, 27। उसके बाद जो दूसरा शोरूम था वो तो 960 का आया आपके पास। अब इसकी भी लाइफ कितनी है? 15 साल। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको 14.5 पे डिवाइड कर देना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि 15 पे ही डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने तो गुजर चुके हैं। 6 महीने वो किस हालत में रहा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हालत में रहा। 6 महीने वो किस हालत में रहा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हालत में रहा। टोटल लाइफ उसकी 15 साल है, तो 6 महीने तो उसके गुजर चुके थे और वो भी किस हालत में गुजरे हैं? तो रिमेनिंग लाइफ लेंगे। तो हमारे पास 960 मल्टीप्लाइड बाय 60%, ये 60% क्यों ले रहे हैं? लैंड को निकाल रहे हैं। डिवाइडेड बाय 14.5 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। ये पता चला सबको? 14.5 क्यों लिया? क्योंकि रिमेनिंग लाइफ लेनी थी, क्योंकि जिस तब जब खरीदे थे तो 15 साल लाइफ थी। अगर आप 15 पे भी डिवाइड कर देंगे तो मसला नहीं होगा, लेकिन 14.5 साल एक सही, क्योंकि हमने 960 भी तो किया है उसको, 900 वाले एसेट को 960 किया। हाँ जी, कितनी डिडक्शन आ गई? 9.10 कर देते हैं। ठीक हो गया, खत्म हो गया, सवाल ही खत्म हो गया जी। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? और 900 वाला एसेट हमारा का कितने का हो गया? 990 का। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, शोरूम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन कितने से? 90 से। वो तो पुराना तो 900 का था ना, 2 शोरूम थे ना, एक शोरूम इधर आ गया, दूसरा शोरूम अभी वो 900 पे रिकॉर्ड किया हुआ, पहले जब खरीदा था तो 900 पे रिकॉर्ड किया हुआ है। और अब वही जो शोरूम हमने हमारे पास पड़ा हुआ है वो रिकॉर्ड किसके ऊपर हुआ है? 900 पे था। 960 वाला तो दे दिया पीपी को, और 5 नंबर की ये एंट्री थी। हाँ जी बताएं, अब सवाल बताएं कि इसमें कोई बात पूछनी है तो पूछें। डन। अच्छा, अब आपको लगेगा 10 नंबर का तो ये सवाल था, ये 2026 का ही सवाल मैं करवा रहा हूं। 10 नंबर का ये सवाल था, तो आपको लगेगा इसमें से तो मेरे पूरे नंबर आ जाएंगे। वहां पेपर में ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे 40% लैंड को इग्नोर कर दिया, कोई ना कोई वैल्यू कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। इसलिए पेपर के अंदर ना नींद पूरी करके जानी है और बड़े भरोसे के साथ जाना है। ऐसे नहीं चले जाना कि पता नहीं पास होगा या नहीं होगा, पास होने वाली नीयत से जाना। अब अगला सवाल देखें जी, ये 10 नंबर ये, और अगला सवाल हो गया जनाब हमारा 8 नंबर का। कंप्यूट द इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। इसलिए मैं कहता हूं कि इस दफा जो भरपूर चांसेस है ना पेपर में आने के, वो IAS 20 और IAS 41 के बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो 2026 में नहीं आया। कंप्यूट द इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी इन द वैल्यू ऑफ प्लांट रिकॉग्नाइज्ड इन दिसंबर 2025 इन IFRS, शो ऑल नेसेसरी वर्किंग के भी मार्क्स हैं। आज देखते हैं हमें इंपेयरमेंट लॉस के लिए क्या चाहिए? बुक वैल्यू और रिकवरेबल। बुक वैल्यू
recoverable. The following KL acquired a plant 1/1/22 और हम कहां पर खड़े हैं? दिसंबर 25। 1/1/22 को एक प्लांट खरीदा है और कितने का खरीदा? 1262 का। KL applies cost model for subsequent measurement and depreciate the plant on the straight line method over the life of 7 years. Residual value 100 million. देखिए सवाल जैसा भी हो, जो चीज आपको आती है ना उस पर भरोसा रखना है। 1/1/22 को एसेट खरीदा 1962 का, 7 साल उसकी लाइफ है, 100 मिलियन उसकी रेजिडुअल वैल्यू। दिसंबर 2023 के अंदर द प्लांट वाज टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एंड एन इंपेयरमेंट लॉस 90 मिलियन वाज रिकॉग्नाइज्ड। कहते हैं दिसंबर 2023 के अंदर हमारा एसेट इंपेयर हुआ था और हमने उसको 90 मिलियन का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज भी किया हुआ है। ये कब की बात है? दिसंबर 23 की। और आज कौन सा दिन है? दिसंबर 25। दिसंबर 2025 द प्लांट वाज टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट अगेन एंड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स आर मेड। या तो आपको आगे हो गई, आप मैंने आपके टेस्ट में दिया था, याद आया सवाल? इसमें ट्रिक क्या था कि सबसे पहले ये 90 मिलियन पर अपने आप की कैलकुलेशन करनी थी। मैंने आपको याद होगा कि मैंने एंड पे कहा था कि जब आखिरी हफ्ता होगा ना, ये सेकंड लास्ट वीक होगा, तो आपको ऐसे लगेगा कि आपकी सारी अफेयर हो चुकी है। अभी भी नहीं, 2-4 दिन ठहर के 31 के बाद आप हर सवाल को पिक करोगे, आपको हर सवाल आता होगा। लेकिन उसके लिए ना आपने अपने ऊपर भी भरोसा रखना है थोड़ा सा। मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आ जाए ना, उसमें पासिंग मार्क्स जरूर होते हैं। चलो ना भी वो सवाल 50 नंबर की नहीं होगा। ये ना देखिए ना, 50 नंबर का सवाल आपको नहीं आता तो फिर बंदे को लगता है कि मेरा 50 नंबर क्या है। पेपर में पता नहीं क्या होता है कि कैसे बंदा पास होता फेल होता है, वो एक और ही सीन होता है। हाँ जी, करवाने की जरूरत है। ये थोड़ा सा कर ही लेते हैं कि कुछ लोगों ने टेस्ट नहीं दिया होगा या उन्होंने पहली दफा ये सवाल देखा होगा। 1/1/22 को हमने कितने का एसेट खरीदा था? 1262 का। ठीक है। दिसंबर 22 इसकी डेप्रिसिएशन आई होगी। कितनी डेप्रिसिएशन आई होगी? 1262 माइनस डिवाइडेड बाय 7। ऐसा ही होगा। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कितना? 156 166 कितना आ गया? 1262 माइनस 166 11 109 दिसंबर 23 166 930। अब सुनिएगा, दिसंबर 23 को पहली दफा इंपेयरमेंट टेस्ट आया था। उसने कहा था तब हमने एक इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किया था। क्या रिकॉग्नाइज किया था? इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किया था आपने। इसका मतलब है 930 वाला एसेट ज्यादा हो गया था या कम हो गया था? कम हो गया था। अगर 90 का है ना, कितने का हो गया था ये? 840। तो दिसंबर 23 के बाद ये एसेट हमारा 840 का मार्केट में चला गया। अब दिसंबर 24 और दिसंबर 25 को फिर टेस्ट लगाएं। पहले तो हम आगे थोड़ा सा पढ़ ले कि हो सकता है कुछ चेंज इन एस्टिमेशन आया। चले, अभी दिसंबर 23 में तो कोई मसला नहीं है। दिसंबर 24 में क्या लिखेंगे? 840 माइनस 100 डिवाइड बाय 7 साल टोटल लाइफ थी। 2 साल गुजर गए, रिमेनिंग लाइफ आज की 5 साल। तो दिसंबर 24 की डेप्रिसिएशन कितनी आई होगी? 140 कितना? 6 और इधर भी आए सर 930। अगर ये एसेट इंपेयर ना होता, अगर ये एसेट इंपेयर, फिर डेप्रिसिएशन कितनी आती है इसकी? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट की बात कर रहा हूं। 130 में से 166 माइनस करें कितना? 76। पता है इसको क्यों फाइंड किया?
जब हम रिवर्सल करते हैं ना तो एक्चुअल कैरिंग अमाउंट को हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के साथ कंपेयर करते हैं, और इनमें से जो लोअर अमाउंट होती है उसके साथ फिर रिवर्सल होता है। अभी सवाल में शायद रिवर्सल आ गया तो हम देख भी लेते हैं। 692 कौन सा 692 चाहिए? आगे चलते हैं जी। अब आए जरा दिसंबर 2025 द प्लांट वाज टेस्टेड अगेन। Inflow from sale of the product to be manufactured by the plant for the year 2026 are estimated at 320 million. These inflow are expected to decrease by 5% each subsequent year due to decline in damage. 320 2026 में लाइफ कितनी है उसकी रिमेनिंग 2025 के बाद? 2025 के बाद 2025 के बाद 22 का साल गुजर गया, 22 23 24 25 4 साल गुजर गए हैं, 26 27 28 3 साल रह गए। आउटफ्लो रिलेटिंग टू द ऑपरेशनल कॉस्ट 2026 इज 160 मिलियन। डिस्पाइट द डिक्लाइन इन डिमांड दीज आउटफ्लो आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% इन द सब्सिक्वेंट ईयर ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज इन वेयर एंड टेयर। चलो लिखते जाते हैं। हमारा कौन सा इनफ्लो 2026 2027 2000 फ्यूचर देखते हैं ना, हम 25 पे खड़े हैं, 22 23 24 25 4 साल गुजर गए, 7 साल टोटल लाइफ थी। हाँ जी 2026 का इनफ्लो कितना है? 320। हाँ जी इसको 5% कम कर दें, 0.95 से मल्टीप्लाई कर दें। ये पता है ना, काम करेंगे तो 1 माइनस परसेंटेज और ज्यादा करेंगे तो 1 304। 304 को फिर 0.95 से मल्टीप्लाई करें, 4 288 288.8 आउटफ्लो 160 है और ये 10% बढ़ेगा मल्टीप्लाइड बाय 1.10 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 35। The loan obtained by KL for the acquisition of the plant is payable at the end of 2008 amounting 465 million together with the interest December at the rate of इसका क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर इन्वॉल्व हो तो रिवर्स कर देते हैं, अगर प्लस माइनस ना हो तो इग्नोर कर देते हैं। अगर पहले से किसी अमाउंट के अंदर शामिल हो तो रिवर्स कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, और अगर नहीं है तो इग्नोर करेंगे। नेट प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, इग्नोर। द प्लांट estimated net disposal proceed at the end of useful life 100 million। उसके बाद प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स कौन सा लेंगे? प्री टैक्स मतलब 12%। An offer has estimated received to the buyer plant immediately 350 million। However, KL has to incur the following cost। ब्रोकर कमीशन लेंगे या नहीं? बिल्कुल लेंगे। स्टैंप ड्यूटी लेंगे। लॉसेस फॉर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिमेनिंग नहीं लेंगे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। फेयर वैल्यू कितनी है? 350 माइनस करते हैं 14, कितना आ गया? 336। ओके होगी बात? चलें जी, पहले तो इसका फाइंड कर लें वैल्यू इन यूज। 320 में से ये माइनस कर दें 160, फिर 304 में से 176 माइनस कर दें 288.8 में से माइनस कर दें 193.6 प्लस कर दें 100 195.2। डिस्काउंट फैक्टर 12%। पहले तो आएगा 1, हाँ जी 1 आएगा,
क्या आएगा 0.393 9 और 1 डिवाइड बाय 1.12 कर दो ना 0.892 है 3 है 2 3 डिवाइडेड बाय 1.12 0.797 डिवाइडेड बाय 1.12 0.7 प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 160 को 0.893 से मल्टीप्लाई करें 128 को 0.797 से मल्टीप्लाई करें 127.52 195.2 को मल्टीप्लाई कर दे 0.712 से 138.9 प्लस कर दे सबको 409 कितना आ रहा है आखिरी दूसरा भी गलत है 102 पहला भी चेक कर लो 102 पहला ठीक है सर 0.88 चलो दूसरा 102.0 पहला कितना है पहला 142.88 142.88 और 138.982 हाँ जी अब इसको प्लस कर दे तीनों को 384 का अब ये है 384 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या था 336 हायर लेना है जी तो है 384 आ गया जी। अब 384 हमारे पास वैल्यू आ गई रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट अभी फाइंड करनी है कैरिंग अमाउंट अभी फाइंड करनी है यहां पर आ जाए हाँ जी दिसंबर 25 में दिसंबर 25 मजीद 148 कितना आ गया 5 और इसको 166 माइनस का हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट को भी साथ साथ लेकर चलना है हमने 766 में से 166 माइनस कर 598 ये हमारी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट याद है ना इसको फाइंड करना आता है ना कि मतलब इसके ऊपर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे ही नहीं अब 544 वाला एसेट हमारा रिकवरेबल अमाउंट इसकी कितनी हो गई 3 कैरिंग अमाउंट सीड कर गई ये मजीद इंपेयर हो गया रिवर्सल की बजाय ये मजीद इंपेयर हो गया और कितना इंपेयरमेंट लॉस आया 160 इज इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल कब होना था जब ये अगर ये 544 से रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो जाती ये तो मजीद क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन क्या है व्हेन कैरिंग अमाउंट एक्सीड रिकवरेबल एक्सीड करके रिकवरेबल अमाउंट से तो 160 इसका आंसर है अगला सवाल बोरोइंग कॉस्ट का अब एक सवाल इसमें मिसिंग है नोट्स का डिस्क्लोजर का वो IS 38 से आए थे वो भी नॉन करंट एसेट इनटेंजिबल एसेट है लेकिन वो चला गया अब यहां से इसलिए अब इसकी जगह या तो एक्सट्रैक्ट आएंगे या डिस्क्लोजर आएंगे 16 या 15 नंबर के अब अगर यहां पर देखें तो हमारे 10 नंबर एंट्रीज के थे वो भी कोई खास मुश्किल नहीं थे 8 नंबर इंपेयरमेंट लॉस के थे और 8 नंबर अगर हम सिर्फ इनकी बात करें तो ये 26 नंबर है और 14 नंबर या 15 नंबर थे उसके नोट्स के तो ये 40 नंबर के राउंड अबाउट ये सवाल थे नॉन करंट एसेट्स के अब 40 नंबर ये हैं और 40 नंबर ये ऑलमोस्ट मतलब 35 लगाओ 40 ना लगाओ इन 6 चैप्टर्स के और उन 4 चैप्टर
जी, कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एज द पार्ट ऑफ द वेयर हाउस बिल्डिंग इन अकॉर्डेंस विद IFRS। देखिए इसको जरा। 1 जनवरी 2025 को गैस लिमिटेड कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउस बिल्डिंग। बिलो इज द ब्रेकडाउन ऑफ द पेमेंट। सबसे पहले तो डेट पर फोकस करें। कंस्ट्रक्शन शुरू की 2025 को और पहली पेमेंट कब कर रहे हैं? 1 Feb 2025 को 600 मिलियन की बोरोइंग कॉस्ट आता है ना अब तो। 1 मई को कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 900 की। 1 अक्टूबर को 580 की और 1 Feb को 2420 की। हमारा साल का एंड क्या है? एंड है, अच्छा है। वैसे भी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो रही है हमारी दिसंबर 25 को। These payments were financed in the following order. A long-term loan 1000 million was obtained on 1/1/2025 at the rate of 16%. Surplus fund from the loan were invested in the saving account 10% per annum. Okay. Withdrawal were made from the short-term investment amounting 140 million, which were earning a return 12%. इसका मतलब क्या है? इक्विटी फंड है। Withdrawal were made from short-term investment amounting rupees 140 million, which were earning a return 12% per annum. अच्छा, जो हमारा इक्विटी का फंड होता है ना, उसका इंटरेस्ट आ जाए या कुछ भी हो, वो हम कैपिटलाइज नहीं करते। कहता पहली जब 1000 तक हमारी पेमेंट होगी ना, वो कहां से होगी? स्पेसिफिक बोरिंग से। फिर 140 की पेमेंट कहां से हो जाएगी? हमारी इन्वेस्टमेंट से। और उसके बाद की जो पेमेंट होगी वो कहां से होगी? जनरल बोरिंग से। फिर आगे वो कहता है दूसरे नंबर पर, a government grant related to the warehouse amounting 300 million were received on 1 November 2025. The proceeds were used to reduce the outstanding balance of the running finance facility अल्फा। और ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, याद है या नहीं? क्या करेंगे इसका? माइनस कर देगा जब हम वो पेमेंट कल ही सवाल किया था उस, बस वहां पर 200 मिलियन थी, यहां पर 300 मिलियन है। आगे बढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज पुट ऑन होल्ड फ्रॉम 1 जून 2025 से लेकर 15 जुलाई 2000। कितना टाइम बनता है? 1.5 महीना। ड्यू टू मैनेजमेंट रीअसेसमेंट ऑफ द डिसीजन ऑफ द वेयर हाउस। कहता है कि मैनेजमेंट ने रीअसेस किया है डिजाइन ऑफ द वेयर हाउस। ये नॉर्मल स्टॉपेज है या एबनॉर्मल स्टॉपेज है? वर्क डिजाइन आपका गलत हो गया था, ये नॉर्मल काम था, ये पार्ट ऑफ द वर्क था, ये एबनॉर्मल है। तो 1.5 महीना ये गया। और कंस्ट्रक्शन हमारी कब कंप्लीट हो रही है? दिसंबर 2025 में। हमने फाइंड करना है इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। सबसे पहले किस दिन से इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना शुरू होगा? 1 Feb से, जिस दिन हमने पहली पेमेंट की। और 1000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। और कब तक कैपिटलाइज होगा? दिसंबर तक। ये हमारा सॉल्यूशन होगा जी। नंबर 1 लिखेंगे हम नाम, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। हाँ जी, सबसे पहले हम लिख लेंगे स्पेसिफिक बोरोइंग। रुपीस इंटरेस्ट 1000 मल्टीप्लाइड बाय क्या रेट है? 16%। मल्टीप्लाइड बाय टाइम बताओ कितना आएगा? टाइम बताओ कितना आएगा?
फरवरी से शुरू हो रहा है, 11 महीने टोटल बन गए, 9.5 और 11 महीने से 1.5 महीना निकाल देंगे, 9.5 9.5 over 12। ये बात समझ लगी? 1 फेब से काम शुरू हुआ है, 1 फेब से लेकर दिसंबर तक जाएंगे, और दिसंबर के दरमियान में जो भी आएगा, कितना आ गया 126 पॉइंट, इसमें से लेस कर देंगे इसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। वर्किंग नंबर 1, हाँ जी, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम फाइंड कर लेते हैं। वो भी किस डेट से स्टार्ट होगी? 1 फेब से। 1 2 25 से लेकर 1 मई, 1 to 25 से लेकर 1 मई 25, आपके पास था 1000। 1000 में से पहली पेमेंट कितनी कर दी? 600। हमारे पास कितना पैसा रह गया? 400 को लेंगे 10%, मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4, 3 by 12, 10 आ गया। फिर 1525 से ऑनवर्ड 900 की पेमेंट की और पैसे हमारे पास खत्म हो गए। 1525 को पेमेंट किया है ना, अगली पेमेंट, और पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 900 की। हमारे पास कितना पड़ा था? 400, तो 500 नेगेटिव हो गया। इसका मतलब है बस 10 ही टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है। 116.6। ये बात समझ लगी? टेम्परेरी इन्वेस्ट 1000 रुपए हमने टोटल लिया था, 1000 में से 600 तो उसी वक्त पे कर दिया था, बाकी बचा था 400। 400 3 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ, फिर 900 पे कर दिया, खत्म हो गया। अब आगे जरा इंटरेस्टिंग बात है, आप मुझे बस इस चीज को देखकर बताएं, ये वर्किंग भी और अपना सवाल भी अपने सामने रखें। इतनी एक वर्किंग है और ये सवाल है, मैं क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को तो मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि उसका जो पैसा है उसको मैंने इन्वेस्ट करना ही नहीं है, उसकी बोरिंग कॉस्ट आनी ही नहीं है। आप मुझे बस इतना बता दें कि जनरल बोरिंग कब से शुरू करूं और किस अमाउंट पे लगूं। इसमें क्या कैपिटलाइजेशन रेट इस्तेमाल होगा? कैपिटलाइजेशन रेट इस्तेमाल होगा? नहीं इस्तेमाल होगा। भला क्यों? जनरल बोरिंग ही एक है और उन्हें बताया ही कुछ नहीं हुआ, क्या गुमसुम हो गए यार। वो एक से ज्यादा हूं तो कैपिटलाइजेशन रेट लेते हैं। बताएं, अमाउंट बताएं और डेट बताएं, किस दिन से जनरल बोरिंग स्टार्ट होगी और किस अमाउंट पर स्टार्ट होगी। 1 मई से स्टार्ट होगी, चलो मान लिया 1 मई से स्टार्ट होगी, किस अमाउंट पर स्टार्ट होगी? 360 पे। 500 चाहिए था, 500 नेगेटिव है ना स्पेसिबल, 140 तो यहां से पूरा हो गया, बाकी कितना बच गया? 360। तो यहां से हमारी जनरल बोरिंग स्टार्ट होगी। 1 मई 725 360। 1 मई से लेकर कब तक? 1 मई से लेकर कब तक? 1 अक्टूबर तक। चलें 1 अक्टूबर तक। डन। गलती नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाइड बाय कितना रेट? 14%। मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना बन रहा है? 5 6 7 8 9, 5 महीने और 3.5। ये 3.5 क्यों किया भला? वो 1.5 महीना सस्पेंशन का भी तो है, 1.5 महीना सस्पेंशन का भी तो है। और जो जब भी सस्पेंशन के पुल से गुजरेंगे ना, उस टाइम का ना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, ना टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम नेट होती है। वो दोनों अगर गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो वो सारे किधर जाएंगे? एसओपीएल के अंदर। इसी अमाउंट के ऊपर 1.5 महीने का इंटरेस्ट एसओपीएल में जाएगा। कितना आ गया? 14.7। फिर 1 10 25 से लेकर अगला किस्सा कब तक? ध्यान से, क्या डेट आ रही है? अल्लाह के वलियो,
1 नवंबर को जो गवर्नमेंट ग्रांट से पैसा आकर वापस नहीं करना। कितना पैसा मिला गवर्नमेंट से? 300, और उसने कहा नहीं कि 300 जैसे मिले आप रनिंग फाइनेंस वापस कर देना। 60 मल्टीप्लाइड बाय 14%। अच्छा 1 अक्टूबर की तो पेमेंट हुई है, 1 अक्टूबर को तो 580 की पेमेंट हुई है। 1 अक्टूबर को अभी पेमेंट हुई है 500, ये वाली पहले वाली डेट मानी जाती है ना। 580 कितना हो गया? 940 900 मल्टीप्लाइड बाय 14%, टाइम कितना बन रहा है? 1 महीना। कितना? 10.97। फिर 1/11/25 से लेकर कब तक? दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर को आपका एसेट पूरा हो गया। 940 में से 300 640। ये 300 माइनस वाला कौन सा किया? जो गवर्नमेंट ने पैसे दिए। मल्टीप्लाइड बाय 14%, मल्टीप्लाइड बाय 11 और 12। 14.93। ये हमारी है जनरल बोरिंग। इन तीनों को प्लस करेंगे, जनरल बोरिंग आ गया। जनरल बोरिंग कॉस्ट कितना? 40.6। हाँ जी, 116.67 को 40.6 में प्लस कर दें, 157.27 बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड आ गया। ये 26 नंबर के 3 सवाल थे, एक इंपेयरमेंट का, एक IS 40 का और एक IS 23 का। और अब तरतीब क्या होगी? IS 41, IS 20 और IS 36। 16 मिक्स होके आएगा उनके नोट्स। अब नोट्स के अंदर कौन कौन सा स्टैंडर्ड होगा भला? 23 और 40 वो नोट्स के अंदर आ जाएगा। 23 भी आ सकता है। 23 के नोट्स और चेक पड़े तो हैं, 3-4 सवाल आए हुए हैं और अब दोबारा फिर तैयार रहें। अभी के लिए भी तैयारी पकड़े। 2025 ऑटम 2025 10 नंबर की जनरल एंट्रीज। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिसंबर 2024। सवाल अब कोई भी आएगा ना, कोई एक आधी एंट्री तो गलत कर लेना, अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि सारा ठीक है ना, नजर लग जाएगी आप लोग। एक आधी गलती आई क्या कहता है कि गलती हो जानी चाहिए, नजर ना लग जाए, वरना पासिंग मार्क्स हर सवाल के अंदर होते हैं। करें स्टार्ट। अब 6 तारीख को आपका टैक्स का मॉक है, उसके लिए आप कितने दिन तैयारी करोगे? सारा दिन हैं? आज से आगे सारा टैक्स? अच्छा, साथ दिन में नहीं। ऐसा होता है ना कि आपने बाकी कोई सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ना, सिर्फ टैक्स पढ़ना है। अच्छा, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। फिर तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके ना, मैं FR के 3 मॉक लो, एक नॉन करंट एसेट का एक, और वो 4 चैप्टर का दोबारा एक, और फिर एक फाइनल मॉक। फाइनल मॉक मैंने ना 15 तारीख को कर दिया, क्योंकि 17 को आपका पेपर है, तो 17 को मॉक एक फाइनल हो जाएगा, फिर आपका ओवरव्यू भी हो जाएगा 16 तारीख। नहीं, 15 को मॉक है, 17 को एग्जाम है, और 15 को ही नहीं सोल्यूशन तो उसका 15 को डिस्कस हो जाएगा। तो वो, और वो फाइनल मॉक होगा, उससे पहले 2 मॉक हो जाएंगे, 6 चैप्टर इसके और 4 चैप्टर, और एक मैं आपको असाइनमेंट दूंगा 10 क्वेश्चन की,
फाइनल अकाउंट और एनपीओ के 10 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैं दूंगा फाइनल अकाउंट के और 6 क्वेश्चन दूंगा एनपीओ। अब वो कर लेना तो बस। चले जी, आए जरा जनरल एंट्रीज पे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू द 4 सिमिलर मशीन एक्वायर्ड बाय द सीएल ऑन 1। चले जी, हमारा साल कौन सा जनरल एंट्री वाला? 2024। अब जरा फोकस करना, 2024 हमारा साल है। अच्छा, सबसे मजेदार सवाल तब बनेगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब आई कैप में सवाल ये होगा कि एक मशीन मैंने पहले अपने इस्तेमाल में थी, 6 महीने बाद मैंने उसको रेंट पे दे दी। अब ये पीपीई है, हर हाल में पीपीई है, पहले भी पीपीई है, बाद में भी पीपीई है। और देखना सारे बच्चों ने ना उसको 40 में ट्रांसफर करके आया तो फिर क्या, उसकी फेयर वैल्यू भी लेंगे, उसका सब कुछ करके आएंगे। अगर आई कैप ने एक मशीन को पहले अपने इस्तेमाल में थी फिर रेंट में दे दी, इसका कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन नॉर्मल तरीके से लेंगे अनटिल एंड अनलेस क्योंकि लाइफ ना चेंज हो जाए, चेंज इन एस्टिमेशन ना आ जाए। पेपर में सवाल आया था, जनरेटर रेंट पे दिया है, हमने एमसीक्यूज के अंदर जनरेटर रेंट पे दिया है, लोगों ने कहा था ये IS 40 है। हालांकि IS 40 के अंदर सिर्फ 2 एसेट आते हैं, लैंड और बिल्डिंग, और वो भी स्पेसिफिक, रेंटल पर्पस और कैपिटल एप्रिसिएशन। ये तो बहुत लिमिटेड सा स्टैंडर्ड है, छोटा सा स्टैंडर्ड है। हाँ जी, आपने 4 एक नमूने की मशीनें खरीदी और खरीदी कब? 1122 एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹1000। इसका मतलब है 250 की एक मशीन जी। CL applies the revaluation model for subsequent measurement of its machine using the net replacement method. CL transfer the maximum possible amount from surplus to retained earning. ये तो इंफॉर्मेशन है, इसकी एंट्री थोड़ी होनी है। The revalued amount of the machine 1123 and 24 was determined 810 और 896 respectively। एक बात का बार बार ख्याल रखना, उसने 2023 की जनरल एंट्रीज नहीं पूछी, उसने 2024 की एंट्रीज पूछी हैं, तो हम 2024 की एंट्रीज पास करेंगे बस। CL depreciate its machine on the straight line basis over the estimated useful life 10 साल। There was no change in life of the machine on the revaluation date 31st August 2024. One machine was sold for ₹210 million। बस एक अच्छी बात है, बाकी तो ये ऐसे छोटा सा सवाल है, इसमें से 5-6 नंबर तो फ्री के पड़े हुए हैं, 10 नंबर की एंट्रीज हैं। अब ऐसा ना करें कि हम एक मशीन को वैसे सेपरेट डील कर लें जी, और 3 मशीनों को सेपरेट डील कर लें ताकि हमें परेशानी ही ना हो। और अगस्त के अंदर हमने मशीन बेची है तो उसको बेच भी देंगे। चलो जी, करते हैं जरा वर्किंग करते हैं। कब खरीदा था आपने मशीनों को? 1122 को। 1122 750 250 इकट्ठा कह दे तो इकट्ठा भी कह देते हैं, अलग अलग करने में परेशानी कम रहती है बंदे को। जब कभी इकट्ठा करेंगे तो फिर इकट्ठी मुश्किल भी हल करने की कोशिश करेंगे। 1122 750 250। पहला हमारा ईयर एंड हुआ दिसंबर 22। क्या लाइफ थी इसकी? 10 साल। रेजुल वैल्यू बताई हुई है कोई? कुछ नहीं बताया, तो बस खत्म करें, फिर 10 पे डिवाइड करें तो 75 25। हाँ जी, 750 में से 75 माइनस करें 675 और 250 में से 25 माइनस करें। 1123 को ऐसे रीवैल्यू किया है, पहले बताओ डेप्रिशिएट कर लूं या रीवैल्यू कर लूं? रीवैल्यू करूंगा तो 675 वाला ऐसे कितने का हो गया? 810 का नहीं, 810 को 4 पे डिवाइड करो जी, और इस एक वाला भी तो करना है। 810 को 4 पे डिवाइड किया, कितना आया? 202 पॉइंट। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो,
607.5. 607 पॉइंट 5. और 202 पॉइंट हो गया टोटल 810। जी. हाँ जी, गेन आया लॉस आया, Loss. कितना लॉस आया 67.5. पहले का? जी. 67.5 लॉस और दूसरे का 22.5. 22 पॉइंट। अब इसको डेप्रिशिएट कर लें, दिसंबर 23 किस पे डिवाइड करो? 9 पे, दोनों को 9, सबको 9 पे डिवाइड कर दो। 607.5 डिवाइड बाय 9 कितना? 67.5। 67.5 और 67.5 को भी 9 पे डिवाइड करो। लॉस को भी तो डिवाइड तो करना है ना, एंट्री पास नहीं करनी, डिवाइड तो करना है ना, कल को कहीं रिवर्स ना पूरा हो जाए। कितना? 7.5। और यही हरकत आप इधर भी करें, 202.5 को भी 9 पे डिवाइड करें, 22.5 को भी 9 पे डिवाइड करें, 22.5 और 2 पॉइंट जी 540. ख्याल करें 2024 में एंट्री मारने लगे हम जी. जी। 607.5 में से माइनस करें 67.5, 540. 5 45. 40 और 67.5 में से 7.5 माइनस, इधर भी 200 बच गया नहीं, 180 और इधर 20। अब हम आ गए अपने साल के अंदर 2024 के अंदर। सबसे पहला काम आप मुझे बताएं, 2024 में हम एसेट रीवैल्यू कर रहे हैं, तो बताएं पहले रीवैल्यू करें या डेप्रिशिएट? पहले रीवैल्यू, तो कर लो रीवैल्यू पहले। 540 वाला एसेट कितने का हो गया? 540 वाला एसेट कितने का हो गया? टोटल 896, 896 है ना? 896 को 4 पे डिवाइड करें, 2 to 4 जी. और इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करें, 672. 672। तो 540 वाला एसेट हो गया 672 और 180 वाला एसेट हो गया 224। 132 का गेन। जी. पहले तो लॉस खत्म करोगे, 60 का 72। इधर भी आओ, पहले ये कितना डिफरेंस आ गया? ये टोटल 132 था जी. और ये 180 से 224 का कितना डिफरेंस है? 44. 44। पहले 20 ये क्या? 20। अगर पहले एंट्री पास करनी है तो एंट्री पास कर लो। अगर आप कहते हो सर पहले हमने क्वेश्चन पूरा करके फिर एंट्रीज पास करनी, क्योंकि आप तो खत्म हो गए, सवाल ही खत्म हो गया। आप सिर्फ क्या करेंगे, इसको डेप्रिशिएट कर लेते हैं और उसको बेच देते हैं। जी दिसंबर 24, जी. इसको किस पे डिवाइड करूं और इसको भी किस पे डिवाइड करूं? कितना आगे डेप्शन? 84 और इसको बस आगे बुक वैल्यू भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब 224 वाला एसेट का बेच रहे हो, 31 अगस्त 24 को डेप्रिशिएट करके बेचोगे या हमें बेचने? करके बेचेंगे। डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय। अच्छा, जिस साल बेचते हैं ना उस साल सरप्लस या लॉस को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चाहे सारा ही ओसीआई में ट्रांसफर करना है, रिटेन अर्निंग में, चाहे वो डिवाइड करके ट्रांसफर करे या सारा एक ही दफा ट्रांसफर कर दे। अगर आपने जिस साल एसेट बेचा है डेप्रिशिएट करते वक्त उसको अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं, कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, कितनी डिडक्शन आ गई? 18.6। कितनी उसकी बुक वैल्यू बच गई? चलो बुक वैल्यू की जरूरत नहीं है।
गेन लॉस गेन लॉस डायरेक्ट आ जाएगा। अब एंट्री पे जाने लगा हूं। 2024 में सबसे पहला काम क्या किया 1124 को एसेट रीवैल्यू किया। अगर रीवैल्यू किया है तो पहला काम क्या करते हैं इलिमिनेशन, फिर रीवैल्यूएशन। इलिमिनेशन, और बताओ इलिमिनेशन किस वैल्यू की करेंगे? और जिनको मैंने हाईलाइट किया है ना, इन दोनों को प्लस करके एलिमिनेट करोगे। ये बात समझने की जरूरत है। और ये हमने अपनी सहूलत के लिए अलग अलग किया है, ताकि जब एसेट बेचे ना तो अलग अलग ना करना पड़े। वैसे तो एक ही थे ना, रीवैल्यू करने के लिए तो ये सब एक ही है ना। तो 67.5 प्लस 22.5 90। अब मैं एंट्री पास करूंगा, ये मेरा सोल्यूशन जाने लगा है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट पीपीई कितने से 90 से। सबसे पहला काम किया इलिमिनेशन, उसके बाद करना है रीवैल्यू। हमारा एसेट कम हुआ था या ज्यादा हुआ था? कितने से ज्यादा हुआ? इन दोनों को प्लस करके ज्यादा कर दो। एसेट हमारा 132 से भी ज्यादा हुआ और 44 से भी ज्यादा हुआ। पीपीई डेबिट 176। क्या सारा ओसीआई है या रिवर्सल भी पड़ा था? कोई रिवर्सल भी पड़ा था। अब रिवर्सल कितना पड़ा था उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। 60 या 80? 80, क्योंकि दोनों एसेट को साथ लेकर चलना है हमने। ये अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसा करें, चारों एसेट को साथ लेकर चले। 2024 में जाकर अलग कर दे, जब बेचने लगो रीवैल्यू करके अलग कर दो, फिर भी सेम आंसर आएगा जी। 80 से हमारा लॉस खत्म हुआ, 80 से हमारा लॉस खत्म हुआ। क्या लिखें, एसओपीएल या रीवैल्यूएशन? 80 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई। एसेट हमारा रीवैल्यू हो गया। पहला काम क्या करना था, एलिमिनेशन, फिर रीवैल्यूएशन। अब पहले डेप्रिसिएशन ले या डिस्पोजल वाले को खत्म करें? और जो एसेट बेचा है उसको खत्म करना है। डिस्पोजल वाले की एंट्री क्या पास होगी? कितने का बेचा? कैश डेबिट 210 से कितने का बेचा था? 210। उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ, ये इंटरेस्टिंग बात है। कितनी उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? ये सारा आपके पास सामने आए, जल्दी से प्लस करके बताएं। 18.6। हाँ जी, इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे ना कितने से? 18.67 से। भला क्यों? वो पहले वाली तो सारी एलिमिनेट हो चुकी है। जो अक्यूमुलेटेड एलिमिनेट हो गई है उसका मतलब वो खत्म हो चुकी है। जो है ही नहीं उसको तो एलिमिनेट नहीं करोगे ना, वरना आपका अक्यूमुलेटेड नेगेटिव आ जाएगा। हाँ जी, 18.67। और पीपीई क्रेडिट कितने से होगा? कितने से बताएं, अमाउंट बताएं, अमाउंट बताया करें। कितने से? लास्ट रीवैल्यूएशन कितने से होता है? उसकी जो रीवैल्यूएशन मॉडल में जो कॉस्ट की जगह वैल्यू आ रही थी वो कौन सी वैल्यू होती है? लास्ट रीवैल्यूएशन। तो लास्ट रीवैल्यूएशन कितनी है उसकी? 224। गेन या लॉस? गेन ऑन डिस्पोजल कितने से? 4.7। अब एक एंट्री रह गई, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रीवैल्यू भी हो गया, एसेट बेच भी दिया। हाँ, इसका जितना सरप्लस पड़ा है वो भी खत्म कर दें।
रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग कितनी अमाउंट से मिला? 24 से। हाँ, इसकी डेप्रिसिएशन की जो एंट्री है ना, वो भी पास कर लो या फॉर द ईयर के साथ पास कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि उसको डिस्पोजल की एंट्री पास करने से पहले पास कर लेना चाहिए। आई कैप उसकी एंट्री साल के एंड में पास करता है, तो मैं भी ठीक हूं, मैं अपने आप को नहीं गलत कहूंगा, और आई कैप भी ठीक है, उसको भी नहीं गलत कहना, हमारी जरूरत ही नहीं है। चलें, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बता सकते हो कितनी है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 184 और 18.67 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। दोनों को प्लस करके बता दें। 102.6। क्या एक्सेस ऑप्शन की एंट्री पास होगी? रिवर्स सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग कितने से? 9 से। अब कहेंगे सर पहले भी तो एंट्री पास की है 24 से, वो डिस्पोजल वाला पड़ा हुआ था सरप्लस, अब अमोर्टाइज कर रहे हैं, ये खत्म हो गया सवाल, ज्यादा छोटा हो गया। ये इसकी वर्किंग है जी, वर्किंग तो आपने लिख ली है, ये एंट्री। हाँ जी, देखिए जो एसेट बेचते हैं ना, उसका जितना सरप्लस पड़ा होता है सबको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं। जो एसेट हमने बेचा उसका सरप्लस पड़ा था 24 का, उसको एलिमिनेट किए बगैर, मतलब उसकी एक्सेस कैपिटल दिए बगैर सारा ही ट्रांसफर कर देना एक ही दफा। हाँ जी, कुछ सवाल दिमाग में आ रहा है ना? अगर दिमाग जाग रहा है तो पूछे सवाल। जाहिर सी बात है, अगर टोटल रेजिडुअल वैल्यू गिवन होगी तो फिर सबके अलग अलग करेंगे, उसके भी 2-4 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा एक साइड पर, 3 हिस्से एक साइड पर। अब इकट्ठा भी कर सकते हैं सवाल, ऐसा मसला नहीं। एंड पे जाकर चेंज कर दो, 24 के शुरू में चेंज कर दो, रीवैल्यू करके चेंज कर दो। सर ये 18.67 डिस्पोजल की ऐड है, ये तो एलिमिनेट कर दिया डिस्पोजल के साथ। हाँ, तो एंड पे जो डेप्रिसिएशन की एंट्री है पास, उसमें तो ये निकालना नहीं चाहिए। देखिए पहली पास तो इसकी एंट्री पास करनी चाहिए थी इलिमिनेशन से भी पहले। एंट्री तो होनी है तब एलिमिनेट होगा ना, तो एंट्री तो पास होगी, डेप्शन टू एक्यूमुलेट डेप्शन, क्योंकि उसके बाद ही एलिमिनेट होगी। लेकिन आई कैप ना मोस्टली सारी डेप्शन इकट्ठी फॉर द ईयर की एंट्री पास करता है, इसलिए एंट्री मैंने एंड पे ऐड करके की है, वरना आप उसको एलिमिनेशन डिस्पोजल से भी पहले एक एंट्री पास करनी थी, फिर एलिमिनेट करना था। अगले सवाल पे हैं जी, देखिए जरा कितने प्यारे प्यारे सवाल हैं। जर्नल एंट्रीज 8 नंबर, ये कितना सवाल था? 10 नंबर का, और ये कितना सवाल है? 8 नंबर का। जर्नल एंट्रीज आपने पास करनी है इन द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 22, दिसंबर 23, दिसंबर 24, 3 सालों की, मतलब सीक्वेंस के साथ एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट टेस्ट में मैंने सारी पूछ ली, उसमें कहां से सवाल? वो तो मैं टेस्ट बनाऊंगा खुद, उसमें थोड़ी पास पेपर तो अब मैंने करवा दिए। अब मैंने ये कोशिश करनी है कि जो कॉन्सेप्ट आई कैप ने अभी तक नहीं टेस्ट किए मैं उसको टेस्ट कर लूं, ताकि अगर देखें जो आई कैप ने टेस्ट कर लिए वो तो क्वेश्चन आ गए, वो तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अब तो हमने फाइनल की तैयारी करनी है, तो उसके लिए कोशिश मैं करूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहाल नहीं रखना, बल्कि आपकी वो टेस्ट चीजें करनी है जो आई कैप ने अभी टेस्ट नहीं की हुई। 2-4 चीजें ऐसी हैं जो आई कैप टेस्ट कर सकता है। 1 जुलाई 2022 PL acquired and installed a plant at its factory located in rural area of Sindh at a cost of ₹1200 million। हमने 3 सालों की एंट्रीज पास करनी है, तसल्ली से ट्रांजैक्शन पढ़ते जाओ। 8 नंबर में से हमारा पहला टारगेट होता है 4 नंबर लेना, मतलब 50% हर सवाल में से नंबर लेना। अब दिमाग में ये सोचते हैं हो सकता है कोई ऐसा सवाल आ जाए दुश्मनों ने दिया हो और उसमें से बंदे के आधे नंबर भी ना आ रहे हो, तो फिर
जो और सवाल होगा उसका टारगेट हमें रखना चाहिए 75% हर सवाल में से, ताकि कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें से हम पूरे 50% नंबर ना ले पाए। तो ये होता है मेन टारगेट हमारा। और इसका सबसे आसान तरीकाकार क्या होता है, एक आपका रेशो वाला सवाल आपने पकड़ लेना जाती, और नॉन करंट एसेट के छोटे सवाल 3, बड़ा सवाल नहीं अभी पकड़ना, छोटे सवाल 3। पता ही आपके कितने नंबर हो गए, मिनिमम 35 नंबर हो गए, मिनिमम 3 सवाल छोटे नॉन करंट एसेट के और एक रेशो का सवाल, 35 नंबर का सवाल हो गया। जब ये आपने 35 नंबर का अपना पेपर हल कर लेना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो टॉपिक पकड़ना है वो पकड़ना है कैश फ्लो का, वो कम से कम 15 नंबर हो गए। तो ये 50 नंबर का हमारा पेपर इस तरह से हमने हल करना है। फिर उसके बाद जो अगला सवाल आपने पकड़ना है, एमसीक्यूज भी अभी हैं 10 नंबर के या 12 नंबर के। फिर आपने नोट्स या एक्सट्रैक्ट का जो सवाल है वो लेना है। नोट्स का एक्सट्रैक्ट का सवाल वो तकरीबन कोई 18 नंबर का आएगा, 16 नंबर का, 15 नंबर का वो भी होगा। 10 नंबर के एमसीक्यूज आपने हल कर लेने हैं, 14-15 नंबर का वो सवाल हो जाएगा, तो 25 नंबर आपके ये हो गए। पीछे आपका बच जाएगा एनपीओ का एक सवाल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के 2-4 नंबर वो एमसीक्यूज के अंदर आएंगे। तो ये आपकी पेपर की डिजाइन है। तो आपने इस तरह से अपना डिजाइन रखना भी है। पेपर में आकर अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो परेशानी की जरूरत नहीं है। आपका जिस हद तक हल हो सकता है हल करो, बस पेपर हो जाएगा। हाँ, पेपर भला कब फेल होता है, उसकी खास वजह है, छोटी वजह नहीं होती। आप सवाल की डायरेक्शन ही गलत साइड पर मोड़ देते हो। मतलब सवाल कुछ और पूछा होता है, आप कुछ और ही हल करके आ जाते हो, फिर वो तो आपने डायरेक्शन ही चेंज कर दी ना। फिर आप पूरा सवाल भी अपने तरीके से ठीक करके आओगे, नंबर 0 मिलेंगे। डायरेक्शन ठीक हो गई, आपका पूरा सवाल भी गलत हो, आधे नंबर फिर भी मिल जाते हैं। पूरा सवाल अगर आपका गलत हो जाए फिर भी नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि आप हल वही कर रहे हो जो उसने पूछा है। लेकिन अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी ना क्वेश्चन की, फिर 0 नंबर है, चाहे आपका पूरा सवाल आपकी तरफ से ठीक होगा। तो मेन क्वेश्चन को पढ़ना है कि उसने पूछा क्या है, और वो सारी बातें बतानी है जो रिक्वायरमेंट में है। जब इसलिए उसने कहा कि आपने 3 सालों की एंट्रीज पास करनी है, पिछले सवाल के अंदर हमने सिर्फ 2024 की एंट्रीज पास की थी, 2023 को छेड़ा ही नहीं था। अब 22 को भी छेड़ेंगे, 23 को भी छेड़ेंगे और 24 को भी छेड़ेंगे। छेड़ते हैं, चलाओ। 1722 को आपने एक फैक्ट्री यानी एक खरीदा है, पीएल इंस्टॉल्ड प्लांट फैक्ट्री रूरल एरिया में 1200 मिलियन उसकी कॉस्ट आई है। द प्लांट हैज एन रेजिडुअल वैल्यू 100 मिलियन एंड लाइफ इज 5 ईयर। द प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 40% यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। टेबल वाली बात आ गई। कौन सी बात आ गई? टेबल वाली। जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आता है तो हम टेबल बनाते हैं। इन 1 जुलाई 2022 PL received a grant 300 million for this plant on the condition that PL would continue the operation the plant at the location of the next 4 years. At inception, there was reasonable assurance that PL would comply with the condition attached to the grant is recorded as deferred income and a part of its transferred to income each year. ये और आसान हो गया सवाल, हमने उसको सेपरेट रखना है। 1 जनवरी 2024 को PL disposed of the plant 320 million. As a result of the disposal, the grant become repayable. एक तो एसेट के डिस्पोजल की एंट्री पास कर देंगे सीधी सीधी नॉर्मल, क्योंकि एसेट को तो हमने रखे सेपरेट हुआ है ना, उसका कोई चक्कर ही नहीं है। इसका मतलब है अगर आपका एसेट गया तो ग्रांट भी वापस करनी पड़ेगी। कहता है कि PL disposed of the plant as a result of disposal, the grant become repayable and PL repaid 80% of the grant, that is 240 million, to the government in full and final settlement. जब ऐसा सवाल आ जाए ना, सारे पैसे खत्म हो गया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, जितनी लायबिलिटी पड़ी है डेबिट कर दो, जितना कैश दिया है क्रेडिट कर दो, जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्म में लेंगे। दोबारा सुने, जब भी गवर्नमेंट ग्रांट वापस करते हैं, जब भी गवर्नमेंट ग्रांट वापस करेंगे, अगर वो कहता है कि उसके बाद फाइनल है, कुछ भी आगे फर्दर, प्लांट भी बिक गया, ग्रांट भी वापस हो गई, तो लायबिलिटी क्या एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो फिर जितनी लायबिलिटी बढ़ी है सारी डेबिट करके, जितना पैसा दिया है कैश क्रेडिट कर दो, और जो डिफरेंस आएगा वो एसओपीएल के अंदर दे।
ओके होगी बात। अब अगर हम इस सवाल को चलाते हैं, हमारा ईयर एंड क्या जून है दिसंबर है? दिसंबर। मैं एंट्री भी पास करता जाता हूं और उसके रिकॉर्डिंग भी साथ साथ करते जाते हैं, ये वर्किंग भी कर लेते हैं। 1/7 कितने का एसेट खरीदा था? 1200 का। और गवर्नमेंट ग्रांट कितनी मिली थी? डेफर्ड करना है इसको। एंट्री क्या पास करेंगे? पहली वाली एंट्री क्या होगी? 1/7/22 को प्लान डेबिट, पेपर में गौर से देखा करें, उधार है, कैश है या चेक है। कुछ भी नहीं है तो आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। सेम डेट को आपको गवर्नमेंट ने भी पैसे दे दिए और आपने उसको माइनस नहीं करना बल्कि डेफर्ड ग्रांट करना। शुरू शुरू में तो हमें लगता था कि हम सब अच्छा है, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो टेबल बनाएंगे, ईयर्स, डेप्रिसिएशन, एलोकेशन, हाँ जी, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? द प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड 40%। और उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या है? 100 मिलियन। आपका एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप बता सकते हो, उसकी पूरी लाइफ की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप बता सकते हो 1100। ये बात समझ लगी है? तो अब डायरेक्ट एलोकेशन शुरू कर दो। हमारा आंसर क्या होता है भला? सवाल क्या होता है कि जितनी गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है डिवाइडेड बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय हर साल की डेप्रिसिएशन। सुनिएगा जरा। अच्छा, जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उसमें उनकी लाइफ भी हम 3 साल या 4 साल रखते थे और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी टोटल ले लेते थे। अब हमने हमेशा डिवाइड किस पे करना है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। या तो आप ऐसा करो 40% से ना 5 सालों की उसकी डेप्रिसिएशन ले लो, वो भी 1100 ही आएगी, करके देख लो। 6 महीने का ना साल। तो 5 साल तो पूरे करोगे ना, पहले 4 महीने, फिर पहले 6 महीने, फिर 4 साल, फिर 6 महीने, 4.5 थोड़ी करेंगे। ये तकरीबन 1100 आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क आ सकता है। 1106 या ये तकरीबन 1100 के राउंड अबाउट ही आती है वैल्यू। तो अक्यूमुलेटेड, जब आपको वो खुद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता रहा है तो हम क्यों फाइंड करेंगे? उसने खुद कह दिया कॉस्ट उसकी 1200 है और रेजिडुअल वैल्यू 1100 है। इसका मतलब है डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है? जानते हो डेप्रिशिएबल अमाउंट जिसको हमने डेप्रिशिएट करना है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो इसका मतलब है 1100 टोटल डेप्रिशिएट होगा। तो ये उसकी टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। या तो फाइंड कर लिया करो, फाइंड भी करोगे तो 1106 लिखो या 1100 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमने जाना है 2022 का साल, 2023 का साल और 2024 का साल। 2022 की डेप्रिसिएशन कितनी आती है? फाइंड करते हो? 1200 मल्टीप्लाइड बाय 40% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। वो इसमें से 100 माइनस करके ना कर देना, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 1200 मल्टीप्लाइड बाय 40% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय कितना? 240। 240 माइनस करें, 960 का 40% लें, 384 माइनस करें कितना? 576। इसका 40% लें, 230 लिख लो। माइनस करके बुक वैल्यू इसकी बता दें। अच्छा, हमने बेचा भी तो है। बेचा कब है? 1 जनवरी को बेच भी दिया भाई, 1 जनवरी को बेच भी दिया। तो 2024 की पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेने की गुस्ताखी नहीं करनी।
1 जनवरी को बेच भी दिया है। वन 124 को हमने एसेट अपना बेच दिया है, तो डेप्रिसिएशन कितने टाइम की आएगी? 2023 तक की आएगी बस, 2024 आएगी नहीं ये, क्योंकि आप तो बेच रहे हो आप अपना एसेट। एलोकेशन करें जरा, कैसे एलोकेशन होगी भला? गवर्नमेंट ग्रांट आपको कितनी मिली थी? 300 डिवाइड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 240, 65.5 का लो, और 300 डिवाइड बाय 1100 मल्टीप्लाई 384, कितना? 104.72। सवाल हो गया, टेबल बन गया तो समझो सवाल हो गया इसका। हाँ जी, 2022 में डेप्रिसिएशन कितनी लिखेंगे? 240, और ग्रांट को इनकम में कितना ट्रांसफर कर देंगे? 65.5। टोटल हमारी ग्रांट 300 है, जिसमें 65.5, बल्कि इसको राउंड ऑफ ही कर देते हैं, इसको कर देते हैं 65 ही बस, और इसको 105 कर देते हैं। हाँ जी, पहले ही आपने एंट्री क्या पास करनी है? पहले दिन ये एंट्री पास की हुई है आपकी, दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 240 से, ये बात याद है ना, सेपरेट रखना है। और एक और एंट्री पास करेंगे, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम 65 पीएल क्रेडिट कितने से? 65। ये हमारा 2022 का साल पूरा हो गया। अब हम आते हैं 2023 में, दिसंबर 23, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी अमाउंट से भला? 38438, और अमोर्टाइज कितना होगा? 105। एंट्री क्या पास होगी? डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम पीएल क्रेडिट कितने से? 105। 2023 का साल पूरा। 2024 का सूरज शुरू होते ही हमने अपना एसेट बेच दिया, इसका मतलब है डेप्रिशिएट तो नहीं होगा। बेचने की एंट्री क्या पास करके? नॉर्मल एंट्री होगी, क्या ना एंट्री नॉर्मल होगी? कितने का बेचा वो एसेट? 320 का। कैश डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, दोनों को प्लस कर दें, 620, और प्लांट क्रेडिट कितने से? जो डिफरेंस आएगा वो किस में चला जाएगा? लॉस ऑन डिस्पोजल। कितने से? 250। नॉर्मल डिस्पोजल की एंट्री पास करनी है। अब आ जाता है रिफंड वाली। मैंने आपको अभी क्या बताया कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो कहेगा कि एसेट बेच दिया है, एक तरीका ये होता है कि जितनी गवर्नमेंट ग्रांट वापस कर दें, वो वापस करने के बाद जो बच जाए ना लायबिलिटी, उसको फर्दर एसेट के ऊपर करते हैं, लेकिन ये तो एसेट ही खत्म हो गया। अब सादा सी बात है, पैसे कितने वापस किए? जितने पैसे वापस किए उसको कर दे क्रेडिट। जितनी लायबिलिटी बची पड़ी है, आपको पता लायबिलिटी कितनी थी? 300। 300 में से 2 साल आप इनकम में लिख चुके हो, 65 और 105, 170 से आप अपनी लायबिलिटी डेबिट कर चुके हो, और इनकम, इसका मतलब है 300 में से 170 आप खत्म कर चुके हो। बाकी कितनी बच गई? 130। डेफर्ड ग्रांट पूरी अमाउंट खत्म कर दो।
जो डिफरेंस आएगा वो किसको चार्ज कर देना, Sphere. प्रॉफिट और Loss. 100, Plus. ये हमारा आंसर। हाँ, अगर ना बेचो तो फिर क्या तरीकाकार करते हैं, अमाउंट जो रिमेनिंग बच जाएगी, जितनी लायबिलिटी जितने जो 240 वापस किया उसको उतने ही टाइम के लिए अमोर्टाइज करेंगे, जितना डिफरेंस आएगा उतनी से लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, जो लायबिलिटी फिर बच भी जाती है थोड़ी सी उसको रिमेनिंग लाइफ के ऊपर अमोर्टाइज करेंगे एसेट की। देखें वो तो नॉर्मल काम था, ये समझने वाली बात थी। वो जो पुराना काम हम क्या करते हैं, जब ग्रांट वापस करते हैं उसका तरीकाकार क्या होता है, सपोज 240 हमने वापस किया, ठीक है, अब इसको जितना टाइम के लिए एसेट डेप्रिशिएट हो चुका है उतने टाइम के लिए इसको भी अमोर्टाइज, कितने टाइम के लिए एसेट हो गए, 1-6 महीने, जो भी काम हमने इनके साथ किया था बिल्कुल यही काम करेंगे। दो क्या तरीका, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 200, ये 240 पड़ा है, 240. फिर 240 को 1100 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 384 से। ये कितना आंसर आ गया, 52.36 ऊपर वाला, कितना, 52.36. 52 100, ठीक होगी बात। अब अगर ये दूसरा काम होता तो कैश क्रेडिट करते 240 से और पीएल डेबिट करते 136 से, बाकी जो बचता वो करते डेफर्ड ग्रांट को डेबिट, ये अमाउंट आ जाती। अब पहले 170 से डेबिट कर चुके, अमाउंट मजीद डेबिट हो जाती, जो अमाउंट बाकी बच जाती उसको रिमेनिंग लाइफ के ऊपर अमोर्टाइज कर दें। वो तो नॉर्मल तरीका जो हम करते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा Note, yes, sir. नोट वाला। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 पे है, Briefly discuss. कहता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन that an entity should minimum consider when assessing the asset may be impaired in accordance with IS 36। 6 नंबर का ये सवाल, इंटरनल सोर्स लिखने और एक्सटर्नल लिख तो बंदा लेता है लेकिन अंग्रेजी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इंटरनल कौन सा, तो एसेट ऑब्सोलीट हो जाता है, जी. एसेट की जो परफॉर्मेंस है वर्स देन एक्सपेक्टेड हो, यूजफुल लाइफ उसकी अगर चेंज हो जाए। अब 6 नंबर 3 वो लिख दे, 3 वो लिख दे। जी. और एक्सटर्नल में क्या लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाए, इकोनॉमिक इफेक्ट, ओवरऑल एसेट की वैल्यू कम हो जाए, मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो जाए हमारे रेलिवेंट एसेट की। गुलाब जामुन आपने खा चुके हो पहले ही, एक्सट्रैक्ट इसके बन चुके हैं। जी सर. स्प्रिंग 25 पे आए, ये इसका सवाल, ये का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बोरिंग कॉस्ट का है, याद है या भूल गया, या कर लें। कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, पढ़ लेते हैं, देख लेना अगर हुआ तो ठीक है वरना कर देते हैं। 1 जनवरी 2024 को हमने वेयर हाउस की कंस्ट्रक्शन शुरू की, पेमेंट कब कर रहे हैं, फिर 1 मई को, 1 अक्टूबर को और 1 दिसंबर को। दीज पेमेंट्स वर फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म लोन 516% इंटरेस्ट लिया कब, 1/1/24 को, सरप्लस फंड 10%। सेम बात होगी। विदड्रॉल फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फ्रॉम बैंक विच कैरी इंटरेस्ट 18%, फैसिलिटी इज आल्सो यूज्ड, जनरल बोरिंग। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू द वेयर हाउस 300 million वर रिसीव्ड ऑन 1 September 24।
द रिसीट ऑफ द ग्रांट यूज टू रिड्यूस द रनिंग फाइनेंस, सेम बातें चल रही हैं. जी लीगल डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड ओनरशिप राइट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट was completely halted 1 जून 2024 से लेकर 1 जुलाई 15 जुलाई 2024 ड्यू टू द कोर्ट. नॉर्मल सस्पेंशन है या abnormal है? सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा ये सवाल. चलें जी, IS-20 था ना कंसिडरेशन के अंदर, उसकी तो आपने साइन सारा कुछ हो चुका है. In accordance with IS-20 for the government grant and disclosure of the government assistance, discuss, ये है सवाल, how the above should be deal in the financial statement for the year ended 2024, entries are not required. जब लफ्ज डिस्कस आ जाए, एक्सप्लेन आ जाए, एलेबोरेट आ जाए, अंग्रेजी लिखनी पड़ती है. अंग्रेजी लिखते वक्त भी आपने 2-3 बातें याद रखनी है हर एसेट की. IS-20 की अपनी बातें हैं. 1 जनवरी 2024 को गवर्नमेंट ने ज़मीन अलॉट की एक लैंड इन दी अंडर डेवलप्ड एरिया टू सेट अप दी प्लांट. इसमें 2 बातें आ गई. द प्लांट हैज़ द यूजफुल लाइफ 10 साल एंड बिकम अवेलेबल फॉर यूज 1 अक्टूबर 2024. फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड 600 मिलियन, 1124 एंड 615 मिलियन ऑन 1 अक्टूबर. अच्छा, हमने उस वक्त की फेयर वैल्यू लेनी है जिस दिन हमने गवर्नमेंट ग्रांट अलॉट की. हम किस दिन दे रहे हैं ज़मीन, 1 जनवरी को या 1 अक्टूबर को? तो 1 जनवरी की फेयर वैल्यू लेंगे हम, 1 अक्टूबर वाली फेयर वैल्यू को इग्नोर करेंगे. क्या क्या बातें लिखेंगे, इसकी डिस्कस करना है हमने. सबसे पहले हम लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो है नॉन मॉनिटरी आइटम्स, जिसको हम उसकी फेयर वैल्यू या नोशनल अमाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे. 2 बातें. पहली बात क्या लिखनी है, ये रिलेटेड किससे है, रिलेटेड टू इनकम है, रिलेटेड टू नॉन मॉनिटरी है या रिलेटेड टू एक्सपेंस है. नॉन मॉनिटरी आइटम है. फिर क्या लिखेंगे, फेयर वैल्यू विल बी रिकग्नाइज्ड एट द गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिकग्नाइज्ड एट द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड या इट्स नोशनल अमाउंट. फिर हम लिखेंगे इट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर द लाइफ ऑफ द प्लांट दैट इज 10 years. प्लांट को डेप्रिशिएट करेंगे और लैंड को गवर्नमेंट ग्रांट, लैंड को नहीं गवर्नमेंट ग्रांट को अमोर्टाइज करेंगे. डन. ये बातें हमने लिखनी है. बल्कि इसका सोल्यूशन भी अगर साथ होता तो हम, अभी टाइम थोड़ा है, मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, सोल्यूशन भी हमारे साथ होता तो मैं आपकी सोल्यूशन की रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है. वहाँ से कुछ सेंटेंस मेकिंग समझ लगती है. ठीक है, बुक के अंदर है ये. चले बुक निकाल लें, फिर बुक निकाल लें. लेक्चर मास्टर क्लास में. अच्छा, मास्टर क्लास में भी है. चलें ठीक है, तो फिर तो ये हो गया होगा. चलो फिर अगर ये हो गया तो फिर सब कुछ हो गया. आगे सीके वाला है, ये भी हो गया. हाँ, ये सवाल है. अच्छा, अच्छे वाला सवाल, अच्छों में से एक अच्छा सवाल. आइए ज़रा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और फिर इसका हम करेंगे. अब आपका नॉन कंटेस्टेड पे कुछ तसल्ली हुई या नहीं? हो गई है अब. चले अभी मज़ीद IS 41 के एक तो बुक वाले सवाल करें, 2 सवाल ये हैं और एक असाइनमेंट मैं और भी दे देता हूँ 4-5 सवालों की. ठीक है, वो भी आप कर लेना. तो करो ना, अब प्रैक्टिस तो मैंने नहीं करनी ना. देखिए बुक वाले सारे सवाल और जो इसके अंदर सवाल है, ठीक है, ये मोर देन इनफ है. फिर भी अगर आपको ज़रूरत है तो 4-5 सवाल मैं और भी आपको दे देता हूँ. आज ही ट्रांसफ़र कर दूंगा आप लोगों को, अकाउंट के अंदर नहीं, ग्रुप के अंदर जी. अब ये सवाल अच्छा है, 16 नंबर का है, अच्छा तो होना ही है. 16 नंबर का सवाल है. चलिए,
कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड जून 2024 इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। आपको पता है जब ये वाली हेडिंग है तो पहले ये हेडिंग पढ़ते हैं। केएल अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन यूजिंग द नेट रिप्लेसमेंट मेथड मैक्सिमम, ये वही बात आ गई। ऑल आइटम्स ऑफ पीपीई आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट कॉस्ट मॉडल एक्सेप्ट फैक्ट्री बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड यूजिंग द स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट फॉर व्हीकल which are depreciated using a reducing balance method 15% रेट। सवाल कितना छोटा सा लग रहा है। साल हमारा क्या है भला? जून 24। पहले नंबर पे 3 सवाल हैं, तीनों को अलग अलग देखते हैं। 1 जुलाई 2023 KL रीवैल्यूड इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर द सेकेंड टाइम। इसका मतलब है पहले भी रीवैल्यूएशन कर चुके हैं, resulting in an upward revaluation of rupees 18 million, जिसका रिजल्ट क्या आया कि 18 मिलियन का सरप्लस आ गया। बिफोर दिस रीवैल्यूएशन द कैरिंग अमाउंट वाज रिकॉर्डेड एज 81 मिलियन, ग्रॉस अमाउंट ऑफ रुपीज 90 मिलियन एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9 मिलियन। तरीकाकार चेंज कर रहा है, बातें वही पुरानी कर रहा है। आप बता सकते हो 1 जुलाई को क्या डाटा था? 1 जुलाई को रीवैल्यूएशन से पहले 1723 कहता है मेरे पास 90 मिलियन का एसेट पड़ा था, 9 मिलियन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। 90 9 ऐसा ही कहता है ये 18 मिलियन से वैल्यू बढ़ गई। 18 मिलियन से वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब है 18 मिलियन तो हमारा सरप्लस आया। 18 मिलियन तो हमारा, लेकिन ये दूसरी दफा हो रहा है रीवैल्यू। ये कह रहा है रिजल्टिंग एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन 18 मिलियन। अब चलो मैं बढ़ा तो देता हूं, 18 मिलियन में बढ़ा देता हूं। आप भी कह रहे हो तो बढ़ा देते हैं। वैल्यू कितनी हो गई? 99। लेकिन क्या मैं सारा सरप्लस लिख दूं? अगर पहली दफा रिवैल्यूएशन होती तो सारा सरप्लस लिखना जायज था, लेकिन ये तो सेकंड टाइम हो रही है। और अगर पहले ही सरप्लस पड़ा हुआ है, दोबारा भी सरप्लस आया है, तो उसमें जाकर ऐड कर दूंगा और एंट्री 18 से पास कर दूंगा। बट आगे पढ़ते हैं जरा, चक्कर क्या है। दिस फॉलोड अ प्रीवियस रीवैल्यूएशन ऑन 1 जुलाई 2021 विच हैड रिजल्टेड इन अ रीवैल्यूएशन लॉस 12 मिलियन। कहता है 1 जुलाई को हमारा लास्ट रीवैल्यू हुआ था, तब 12 मिलियन का लॉस आया था। अब मुझे बताएं, आपके ख्याल में तो क्या करना चाहिए था कि आपका काम थोड़ा ढूंढते हो सस्ते वाला, कि जी पहले 12 मिलियन रिवर्स कर देते हैं और फिर जो डिफरेंस आएगा वो सरप्लस में आ जाएगा, हमारी एंट्री पास होगी। क्या ये जायज़ है? नहीं है। भला क्यों नहीं? ओ भाई 2 साल तो गुजर चुके हैं, 2 साल भी गुजर चुके हैं। 1 साल गुजरा, 2021 को हुआ था रीवैल्यू लास्ट टाइम, 2021 वाला पूरा साल और 2022 वाला पूरा साल, 2 साल गुजर चुके हैं। तो इसका मतलब है ये सरप्लस को भी 2 सालों का ख़त्म करेंगे। अब ख़त्म कैसे करेंगे? लाइफ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कहीं देखें लाइफ तो का जिक्र ही नहीं है। हाँ ये बताया हुआ है, रेट नहीं बताया हुआ। रेट तो बताया हुआ है उसका 15%। अब आप मुझे बताएं 90 मिलियन हमारी एसेट की कॉस्ट थी और उसकी 2 सालों की डेप्रिसिएशन है 9 मिलियन। क्या रेट होगा? या स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कितनी लाइफ होगी इसकी? और ये 2 सालों की डेप्रिसिएशन है ना 9, तो 1 साल की कितनी हुई? 4.5। अच्छा ये तो आप चले 2 साल गुजर गए, ये तो पता चल गया। 2 साल गुजरे हुए हैं, ये तो पता चल गया, और 1 साल की डेप्रिसिएशन का भी पता चल गया। लेकिन टोटल लाइफ कितनी है ये नहीं पता। 10 साल या 20 साल? 20 साल है। भला कैसे? आपकी डेप्रिसिएशन का फार्मूला बता सकते हो? डेप्रिसिएशन किसके बराबर आती है? डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? कॉस्ट कितनी है? लाइफ हम फाइंड कर लेते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर मैंने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का फार्मूला लिखा है।
और अगर यहाँ पर 2 सालों का फार्मूला लिख सकते थे, अक्यूमुलेटेड एप्शन का भी फार्मूले से हो सकता है, तो कितना आ जाएगा 90/4. इसका मतलब है बस यही चीज इसके अंदर ट्रिक थी। लाइफ है उसकी 20 साल, लास्ट टाइम उसका सरप्लस आया था 12, लॉस आया था 12, तो 12 को उसने 20 पे डिवाइड किया होगा। 12 को 20 पे डिवाइड करें तो कितना आंसर आता है, कितना 0. और फिर 0.6। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लोगों का यहां पर हम पहुंचे थे तो 12 में से 1.2 आपका कितना लॉस पड़ा हुआ है, 10 अशारिया, और आपको 18 मिलियन का सरप्लस आया। बस पहले पिछला लॉस खत्म करेंगे फिर हमारा। तो हमारे पास अब सवाल देखें, हमने साल के शुरू में एसेट को रीवैल्यू करने जा रहे हैं, जनरल एंट्री पास करनी है ना। पहली एंट्री क्या पास हुई, पहली एंट्री, चलो दोबारा सुनिएगा जरा खामोशी। वो कहता है 1123 को मैंने देखा कि मेरा एसेट की जो फेयर वैल्यू वो बढ़ गई 18 मिलियन से, हमने बढ़ा दी। कहते हैं उससे पहले उसकी कॉस्ट थी 90 मिलियन की और उसकी एक्यूमुलेटेड एप्शन थी 9 मिलियन की। हमने कर दिया 90 में से 9 माइनस कर दिया 81, और वो 18 बढ़ाकर 99 लिख चुके हैं। कहते हैं 2 साल पहले ये रीवैल्यू हुआ था, इसका मतलब है 9 जो है वो 2 सालों की डेप्रिसिएशन है। ये बात कंफर्म हो चुकी है। 1 साल की डेप्रिसिएशन भी पता चल गया। अगर आपने लाइफ चाहिए, यूजफुल लाइफ चाहिए, तो कॉस्ट को 1 साल की डेप्रिसिएशन पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। या डेप्रिसिएशन का फार्मूला लिख दिया, ये तो आता है ना। डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। आपको 1 साल की डेप्रिसिएशन मिल चुकी है, पूरे साल की कॉस्ट हमें पता है, रेजिडुअल वैल्यू है नहीं, लाइफ फाइंड होगी। 20 साल थी, इसका मतलब है जब लास्ट टाइम एसेट हमारा रीवैल्यू हुआ था ना, तब उसकी लाइफ 20 साल थी और तब लॉस 12 का आया था, तो 2 साल गुजर चुके हैं। इसका मतलब है जो लॉस 12 का आया था वो भी 2 सालों का एडजस्ट होना जरूरी था। हमने 12 को 20 पे डिवाइड किया, वो आ गया 0.6 1 साल का, 0.6 दूसरे साल का, टोटल कितना आ गया 1.2। अब साल के शुरू में स्टेटस क्या है, आपका एसेट पड़ा है 81 का और लॉस पड़ा हुआ है 10.8 का, सरप्लस आ गया 18 का। अब सबसे पहले हम 10.8 को खत्म करेंगे, जो डिफरेंस बचेगा वो किस में लिख देंगे, सरप्लस के अंदर। कितना आ गया डिफरेंस, 7. ठीक है। अब साल के एंड में इसको दोबारा डेप्रिशिएट भी करेंगे, इसको भी 18 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 18 पे डिवाइड करेंगे, तो 99 को 18 पे डिवाइड किया कितना आ गया, 99 डिवाइडेड बाय 18 कितना, ये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। 7.2 को अगर 18 पे डिवाइड करें, ये एलिमिनेशन आ गई, एक्सेस डेप्रिसिएशन आ गई। अब हम एंट्रीज पास करने जा रहे हैं। पहली एंट्री अब सीक्वेंस के साथ देखें, 124 को जब मेरा एसेट रीवैल्यू हुआ तो पहले एलिमिनेशन करूंगा, सॉरी 1124 को हम पहली एंट्री क्या पास करेंगे, एलिमिनेशन की, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, टीपी का नाम क्या है, बिल्डिंग क्रेडिट। कितनी वैल्यू एलिमिनेट करेंगे, 9। पहले 9 ही पड़ी हुई है ना, जितनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है वो एलिमिनेट कर देंगे। 17 जून का महीना, 1723 कर लें, ठीक है। अब अगली एंट्री क्या आएगी, रीवैल्यूएशन की। एसेट कम हो रहा है ज्यादा, बिल्डिंग डेबिट 18 से, पहले रीवैल्यूएशन 10.2 और फिर रीवैल्यूएशन कितने से, 7. 10.8 है,
हो गया, रीवैल्यू हो गया, आप डेप्रिशिएट कर लें, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 5 पॉइंट, और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। लो मेरे भाई, पहली एंट्रीज होगी और यही अच्छे वाली थी, बाकी आसान थे सवाल। और ये भी बस वो स्टाइल चेंज करता है, बाकी कुछ नहीं था इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे नंबर 2 पे 1 नवंबर 2023 KL replaced significant part of its machine that accounted for 30% of the machine's total value. 30% मशीन के ना सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं। द न्यू पार्ट हैड द पीस ऑफ 35 मिलियन। जो नया पार्ट हम ला रहे हैं वो 35 मिलियन का है। ओनली 22 मिलियन वाज पेड एज द ओल्ड पार्ट वाज गिवन इन एक्सचेंज। 22 मिलियन उसको दे दिया और बाकी की जगह पुराने पार्ट दे दिए। ये समझेंगे जैसे हम एक्सचेंज नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल वैसे ही करना है आपने। उसके बाद दिस रिप्लेसमेंट एक्सटेंड द मशीन लाइफ बाय द एडिशनल ईयर। जितने भी साल उसके थे, 1 साल लाइफ बढ़ गई। ओरिजिनली द मशीन वाज परचेज 75 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2021 एंड इट हैड accumulated depreciation 12.5 मिलियन ऑन 30th जून बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ 15 साल। सबसे पहले तो हम नॉर्मल काम करेंगे, नॉर्मल तरीके से उसको डेप्रिशिएट करेंगे, सब कुछ नॉर्मल तरीके से करेंगे। फिर उसके बाद एक्सचेंज के केस के साथ, जैसे बिल्कुल एक्सचेंज का केस नहीं होता, पुराना एसेट निकाल देंगे, नया एसेट ऐड कर देंगे और उसकी डेप्रिसिएशन भी प्लस करके लिख देंगे। सबसे पहले जब आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो उसका काम करते हैं। हमारे पास एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 75 मिलियन। ठीक है, जो एसेट हम रिप्लेस कर रहे हैं पता है उसकी कॉस्ट कितनी थी? इसका 30% 22 पॉइंट, ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी जो एसेट हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब हमने 2024 की एंट्रीज पास करनी है, अगली पिछली कोई एंट्री पास नहीं करनी। रिप्लेसमेंट कब कर रहे हैं? 1 नवंबर 2023 को पहली एंट्री जो पास होनी है। न्यू पार्ट डेबिट 35 मिलियन से, जो पुराना पार्ट है उसकी accumulated depreciation डेबिट अभी हम फाइंड करेंगे, और जो ओल्ड है, ओल्ड पार्ट 22 पॉइंट, और उसका जो डिफरेंस आएगा गेन या लॉस वो यहाँ एडजस्ट करते हैं। अब उसकी डेप्शन ले लेते हैं पहले, बाकियों को बाद में देखते हैं। 22.5 को देखते हैं पहले, सिर्फ 22.5 को। 15 साल लाइफ है, कैश भी आएगा। कितना? 22। कैश कितना दे रहे हैं? 22। हाँ जी, इसको 15 साल पे डिवाइड कर दें। कब खरीदा था ये खरीदा था 1 जनवरी 2021 को। 1 जनवरी 2021 को, तो जनवरी 21 का पूरा साल, 22 का भी पूरा साल, 23 का। स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा टाइम काउंट करना होता है, पूरा टाइम। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में टाइम का मसला आता है, स्ट्रेट लाइन में क्या टाइम का मसला आना है? टाइम ही काउंट होना, जितना जैसे मर्जी कर लें। 21 के पूरे, 22 पूरा और 23 के 10 महीने, ऐसा ही होगा। तो कितना टाइम आ गया? मल्टीप्लाइड बाय 21, 22, 2 साल। ये इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। करो जरा इसके एक्यूमुलेट। 22.5 over 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 10 by 12, 4 पॉइंट। लो जी, इसके अलावा गेन आ गया या लॉस आ गया। ये 44 है, उनका लॉस ही आ रहा है।
कितना? 520 5.2 5.2 अब थोड़ा टेक्निकल काम है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड करना। तो ये वैसे ही अपने नॉर्मल तरीके से फाइंड करो ना, जैसे नॉर्मल तरीके से आप फाइंड करते हो। तरीकाकार मैं बताता हूँ। सबसे पहले काम क्या करेंगे, एसिड ब्रोडोन में से डिस्पोजल की ब्रोडोन माइनस, यानी ब्रोडोन की कॉस्ट में से डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो करें मैंने ज़रा, ब्रोडोन कितना है हमारा 75 माइनस 22.5 माइनस कर दिया। हाँ जी, कितना आ गया आंसर 50। रेट तो है नहीं, लाइफ है। बताओ किस पे डिवाइड करूं, किस पे डिवाइड करूं? ये भाई साहब कह रहे हैं 16 पे डिवाइड करो। अब सुने, चेंज इन एस्टिमेशन भी इसके अंदर है। चेंज इन एस्टिमेशन, एक साल लाइफ बढ़ रही है ना, तो चेंज इन एस्टिमेशन हो तो फिर क्या करते हैं, सबसे पहले बुक वैल्यू फाइंड करते हैं, उस बुक वैल्यू पर नई लाइफ पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे आगे फर्दर हुए। तो इस 52.5 की बुक वैल्यू फाइंड करो, 52.5 की बुक वैल्यू फाइंड करो पहले। और ये भी 2 साल डेप्रिशिएट, कितना टाइम डेप्रिशिएट हो गया? खरीदा था 1121 को। ये साल का स्टार्ट क्या है हमारा 1 जुलाई 2023। तो इसको करें, कितना टाइम गुजर गया, 21 के 6 महीने, जून तक 22 पूरा, 30 जून 2022 और 30 जून 2023, 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने गुजर चुके हैं। तो इसका 2 साल 6 महीने की डेप्शन लेकर माइनस का, तो बुक वैल्यू आ जाएगी। 2 साल 6 महीने गुजर चुके हैं, तो डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 8 हमारे पास बुक वैल्यू ब्रोडोन की बच गई 52.5 माइनस 8 पॉइंट, कितनी डेप्शन आ गई, कितना 43.7। बताओ इसको मैं किस पे डिवाइड करूं, न्यू लाइफ कितनी है? पहले तो रिमेनिंग लाइफ पता करो। 15 में से 2.5 माइनस कर दो, 15 में से 2.5 माइनस कर दो, 12.5 डिवाइड कर दो 13, ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई ब्रॉडऑन की। कितनी 3. जो एसेट बेचा है उसकी भी डेप्शन फाइंड कर लो। 22.5 ओवर 15 मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम की आएगी, 4 महीनों की। नवंबर में बेच रहे हैं ना, तो 7वां 8वां 9वां 10वां 1 नवंबर को बेच रहे हैं 4/12 0. फिर जो एडिशन है उसका भी 35 डिवाइड बाय 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 8/12। लाइफ तो रिमेनिंग ही आएगी ना, और 35 उसकी कॉस्ट है, कितना 1 ये हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, कितना 14.4। वो पिछली तो क्यूमुलेटेड डेप्शन उसकी 5.46, ये हमारे पास आ गया। डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit 5.46। ओके होगी बात। तो इसमें चेंज इन एस्टिमेशन था और एक्सचेंज का केस भी था, तो एक्सचेंज की भी एंट्री पास कर दी, चेंज इन एस्टिमेशन को भी डील कर दिया। बात कर लास्ट और बिल्कुल आसान,
1 जनवरी 2024 KL sold a vehicle 36 million and incurred a disposal cost 2 million. The vehicle was originally purchased on 1 अप्रैल 2021 40 मिलियन की, तो 1 जनवरी को बेच रहे हैं। पहले इसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन ले लो, और ये बैलेंस भी कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अब ऐसा करो, इसको खरीदा कब था, 1 अप्रैल 2021 को 40 मिलियन का। जल्दी से आप ऐसा कर लो कि 1723 तक इसकी बुक वैल्यू फाइंड कर लो, फार्मूला लगाकर। कितना टाइम बन रहा है, 3 महीने जून 21 तक, साल जून 22 तक, और 2 साल 3 महीने, 2 साल 3 महीने, 22 तक 1 साल, जून 22 और जून 23। चालीस इंटू 1 माइनस 0.15 मल्टीप्लाइड बाई 6/12। तो इस पर को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना, बुक वैल्यू आ गई। थ्री बाई 12 कितना, 27.81। ये क्या फाइंड हुआ है, बुक वैल्यू। अब यहां से हमारा सवाल शुरू हो गया। 6 महीने इस्तेमाल करके बेच दिया है, 6 महीने इस्तेमाल करके, इसका डिफरेंस कितना आ गया, कितना, 12.1। ये क्या चीज है, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है साल के शुरू तक। अब इसका लें 15% मल्टीप्लाइड बाई 6/12। 2.08। बुक वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, अब एंट्री पास करने की जरूरत है। पहली एंट्री पहले क्या पास होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट किस वैल्यू से, 2 पॉइंट, और अगली एंट्री क्या पास होगी, बेचने की, कैश डेबिट, कितना है कैश, 36 लिखूं 34 लिखूं, डिस्पोजल कॉस्ट को नेट करके लिख देते होते हैं, डिस्पोजल कॉस्ट को नेट करके लिखने की इजाजत है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी लिखूं, 14.26, पॉइंट दोनों को प्लस करके लिखूंगा ना। और व्हीकल कितने से क्रेडिट करूं, 40 से, और जो डिफरेंस आएगा या वो गेन होगा या वो लॉस होगा। गेन आ रहा है, लॉस कितने से, 8.26। हाँ जी, ये एक अच्छा सवाल था। चले जी, अब उसके बाद ये सारे सवाल हमने किए हुए हैं। आज अगर राजशाही वाला क्वेश्चन आपको याद भी आ जाएंगे, बट आपने दोबारा करने हैं। तो कल का दिन जो हमारा होगा